चलो देखो, तो ये हम लोग का है ना 12 चैप्टर है। इसके बाद हम लोग का 4 चैप्टर और पढ़ना होगा, और एक यूनिट बचेगा नहीं, इकोलॉजी, और उसमें 4 चैप्टर है वो पढ़ना है, और एक ये 5 चैप्टर अभी हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें देखो, अरे छोटा छोटा चैप्टर है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इकोलॉजी का ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद इकोलॉजी पढ़ना है, 2-3 संडे पढ़ा देंगे, तुरंत खत्म हो जाएगा। तो खत्म होने का टेंशन नहीं लो, तुम ये सोचो कि हम जितना पढ़े हैं उसमें हमको कितना तैयारी है ना, ये सोच के चलो। और ये मत सोचो कि अभी 4 चैप्टर बचा हुआ है, कैसे खत्म, वो हम ना जानते कैसे खत्म होगा नहीं होगा। अब 1 महीना में हम कैसे पढ़ाए ने, और इतना दिन से पढ़ा रहे, तो आइडिया थोड़े ना नहीं है कि कैसे कर। तो ये सब खत्म होने का तुम लोग का टेंशन है, वो मुझ पर छोड़ दो, हम कैसे पढ़ाएंगे, है ना। और ऐसे एक्स्ट्रा भी नहीं लेने जा रहे हैं, संडे उंडे 1-2 संडे पढ़ा देंगे, समाप्त, उसमें कोई ऐसा नहीं है। तो खत्म होने का वो छोड़ो, हटाओ। तुम ये समझो कि हमको कितना तैयारी है, जितना अभी तक हम पढ़ाए हुए हैं उतना में कितना तैयारी है वो तुम समझो, और उस हिसाब से अपना तैयारी करो, आगे का छोड़ दो। एनवायरमेंट के बारे में पढ़ना है, वो उसमें सारा कुछ जाना हुआ रहता है ना, वो समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन यही चैप्टर तक था, बायोटेक्नोलॉजी है। इसमें अगर दोनों चैप्टर है ना और जेनेटिक्स तुमको अच्छा से समझ में आ गया, ये चैप्टर अच्छा से समझ में आ जाएगा, 50% तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। बाद बाकी अगर उस रिप्रोडक्शन का है तो उसमें तो तुम थोड़ा सा अपना, है ना, ऐसे होता है कि थोड़ा सा जाना हुआ रहता है, तो उसमें दिक्कत उतना नहीं आता है, फिर भी उसको पढ़ लेना है, तैयारी कर लेना है। उसके बाद सेकेंड चैप्टर, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट में था, थर्ड यूनिट में हेल्थ एंड डिजीज सब के बारे में पढ़े थे, माइक्रोब्स के बारे में, वो सब तो वो भी उतना ये नहीं था, उसमें थोड़ा सा एक बार रीडिंग लगाएगा वो समझ में आ जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद ये बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स, ये दोनों थोड़ा समझने वाला है ना। तो जेनेटिक्स तो हम लोग का समाप्ति है, बायोटेक्नोलॉजी का पहला चैप्टर भी समाप्ति है, और सेकेंड चैप्टर हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। तो खत्म कैसे वो खत्म होगा कि नहीं वो तुम छोड़ दो, मुझ पर छोड़ दो, और तुम ये करो कि हमको कितना तैयारी है तुम उसको देखो, और तैयारी जहां तक है ठीक है, नहीं है उसको अपना रिवाइज करो, पढ़ो। तो चलो यहाँ हम लोग देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो इससे पिछला चैप्टर में जो हम लोग पढ़े थे वो उसका क्या है, यहाँ एप्लीकेशन है। मतलब जो हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए पूरा का पूरा तैयार किए थे, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का यूज करके, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी था उसका प्रिंसिपल और जो प्रोसेस था उसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, है ना, उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करेंगे, उसके लिए ये चैप्टर है। समझ में आ रहा है। तो पहला था प्रिंसिपल था, और उसका प्रोसेस था, और इसमें हम लोग को जानना है कि एप्लीकेशन उसका कहाँ करेंगे, तो दोनों रिलेटेड है ना। तो वो चैप्टर जिसको समझ में आ गया होगा तो उसका एप्लीकेशन इसमें पढ़ना है। तो एप्लीकेशन देखो बहुत सारा इसका एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है, बहुत पॉइंट लिखाएंगे, है ना। एग्रीकल्चर में इसका यूज किया जाता है, डायग्नोसिस करने में इसका यूज किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी में इसमें अलग अलग क्या बोलते हैं, जीएमओ प्लांट होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होता है, उसमें यूज किया जाता है। तो बहुत सारा चीज में इसका यूज किया जाता है। इंसुलिन, है ना, इंसुलिन हार्मोन होता है ना, वो उसको बनाने में यूज किया जाता है। तो अलग अलग तरह से इसका यूज करते हैं, तो कहाँ कहाँ यूज करते हैं सारा बात हम लोग इसमें जानेंगे। समझ में आ रहा है। तो इसको पहले हम लोग कुछ पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर आगे लिखेंगे, लिखते जाना। लिखो हेडिंग, हेडिंग यही रहेगा, इसी के नीचे लिखना, चैप्टर लिखा है ना, इसी के नीचे लिखना, लिखो बायोटेक्नोलॉजी has given to humans several useful products by using the genetically modified microbes, microbes, plants and animals
एनिमल्स, ऐसे में लिखना। such products such products include crops that are nutrients enriched disease and pest resistant pest resistance therapeutics such as a hormone safe and effective vaccines etc. उसके बाद हेडिंग देके लिखना एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी includes प्रौद्योगिकी का उपयोग, है ना, कहाँ कहाँ इसका उपयोग करते हैं। पहला पॉइंट लिखना डायग्नोसिस एंड थेरेप्यूटिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं निदान सूचक, निदान सूचक और चिकित्सा शास्त्र। सेकेंड पॉइंट लिखना एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन ऊर्जा उत्पादन। तीसरा लिखना जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर। कृषि में आनुवंशिकता रूपांतरित फसलें, चौथा नंबर लिख प्रोसीड्स फूड
संसाधित खाद्य बायो रेमिडिएशन जैव सुधार। छठा लिखना वेस्ट ट्रीटमेंट। अपशिष्ट उपचार। मुझे बात लिखेगा है ना। लिखो जैव प्रौद्योगिकी में, हिंदी लिखो जैव प्रौद्योगिकी में, जैव प्रौद्योगिकी में लिखा जैव प्रौद्योगिकी में सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव पौधे कौमा देके लिखना, सूक्ष्म जीव कौमा पौधे और जंतुओं, जंतुओं में आनुवंशिक रूपांतरण कर, जंतुओं में आनुवंशिक रूपांतरण कर, आनुवंशिक रूपांतरण कर विभिन्न प्रकार के उत्पाद, विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे, विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे अधिक पोषक तत्व वाले फसलें, जैसे अधिक तत्व वाले फसलें, क्या लिखा, अरे गड़बड़ा नहीं जाता ये सब। अधिक पोषक लिखा, अधिक पोषक तत्व वाले फसलें, फसलें कौमा रोग एवं, रोग एवं एवं पीड़कनाशी प्रतिरोध,
रोग एवं पीड़कनाशी प्रतिरोध, पीड़कनाशी प्रतिरोध शांत रहेगी, तो ऐसे गड़बड़ा जा रहा है। क्या लिखा? पीड़कनाशी प्रतिरोध लिखा, पीड़कनाशी प्रतिरोध कौमा चिकित्सा, कौमा चिकित्सा निदान, चिकित्सा निदान, चिकित्सा निदान जैसे, जैसे हार्मोन, हार्मोन टीका, टीका इत्यादि, इत्यादि मानव अपने, इत्यादि मानव अपने, मानव अपने उपयोग, उपयोग के वस्तुएं बनाते हैं, उपयोग के वस्तुएं बनाते हैं, उपयोग के वस्तुएं बनाते हैं, लिख लिया, उपयोग के वस्तुएं बनाते हैं, हो गया। तो देखो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अब लोग बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स ने एंड एप्लीकेशंस, है ना, एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। देखो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग ये चीज पढ़ रहे हैं कि पिछले क्लास में पिछला चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे, पिछला चैप्टर क्या पढ़े थे, तो इसमें हम लोग जो बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल था, प्रोसेस था, वो चीज पढ़े थे, उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। तो देखो इसके एप्लीकेशन से क्या किया जाता है ना, इसके एप्लीकेशन से जो मतलब उच्च पोषक तत्व वाले फसल बनाते हैं, फसल तैयार करते हैं, है ना, बहुत सारा इसका मतलब उत्पाद तैयार किया जाता है, जैसे हार्मोन सब हो गया, ये सब इंसुलिन हार्मोन है, ये सब क्या किया जाता है, इसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये सब से क्या होता है, मानव अपना मतलब लाभ के लिए का दो यूजफुल के लिए क्या करता है, ये सब उत्पाद तैयार करता है, किसके द्वारा करता है, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा करता है, जो कि प्रोसेस हम लोग पिछला चैप्टर में पढ़े थे। तो इसका कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो देखो इसका लिखे हैं, है ना, एक इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, तो पहला पॉइंट में हम लोग लिखे हैं डायग्नोसिस एंड थेरेप्यूटिक्स। इसका मतलब होता है निदान सूचक और चिकित्सा शास्त्र में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद लिखे एनर्जी प्रोडक्शन, ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। अगला पॉइंट लिखे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जो भी है, देखो इसमें दो तरह से तैयार किया जाता है, प्लांट जो तैयार करते हैं हम लोग, हाइब्रिड प्लांट आता है ना, वो दो तरह से तैयार किया जाता है, एक तो इमेस्कुलेशन या बैगिंग प्रोसेस के द्वारा किया जाता है, और दूसरा है ना ये बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाता है। तो हम लोग का जो एग्रीकल्चर कॉलेज में अगर जाएगा तो वहां पर सिखाया जाता है बैगिंग के द्वारा या इमेस्कुलेशन के द्वारा टेक्नोलॉजी ये सिखाया जाता है हाइब्रिडाइजेशन करने का, या फिर अगर बायोटेक्नोलॉजी से अगर करता है तो वहां सिखाया जाएगा जीन के द्वारा, डीएनए के द्वारा किस तरह से नया वेराइटी तैयार किया जाता है, वो सिखाया जाता है। तो इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर, है ना, कृषि में आनुवंशिकता रूपांतरित फसलें तैयार करता है। इसमें ऐसा ऐसा फसल तैयार करेगा जिसमें कीड़ा नहीं लगता होगा, है ना, कीड़ा नहीं लगता है, जिसमें कम पानी की जरूरत होता है, ये सब क्या किया जाता है ना, टेक्नोलॉजी के द्वारा ऐसा ऐसा फसल तैयार करता है, और उसको हम लोग क्या करते हैं तब ना देखता है। इतना जो महंगा फसल आता है, फसल कहते हैं सीड जो आता है, अभी गेहूं का सीजन है, अब गेहूं लोग बोएगा, गेहूं ऐसे खाने के लिए लेगा तो तुमको कितना 20 रुपये कैसे है, यही होगा 20 25 30 रुपये जो होगा अंदर ही होगा। यही अगर बोने के लिए बीज खरीदने जाएगा तो 100 रुपये 150 रुपये 200 रुपये किलो मिलेगा, मिलता है ना, महंगा मिलता है। अब तो ये देखो तो अंतर क्या है, अब खाने के लिए खरीद रहा है 20 25 रुपये किलो मिल रहा है, और यही तुम बोने के लिए ले रहा है तो कितना महंगा मिल रहा है। तो इसमें महंगा क्यों मिल रहा है, तो इसमें यही टेक्नोलॉजी, उसमें मेहनत है, टेक्नोलॉजी सारा मेहनत जोड़ के ना बताता है, सारा कुछ इतना खर्च लगता है उस पर, जो भी मान लो जो भी अब लाइव में जाएगा, जो भी प्रोसेस करेगा उसका टाइम लग रहा है, उसका मेहनत लग रहा है, उसका खर्च जा रहा है, तो सारा कुछ ऐड करके तब इसीलिए उतना महंगा जा रहा है ना, तो इसके द्वारा किया जाता है। आगे लिखे प्रोसीड फूड लिखे, संसाधित खाद्य लिखे, जो खाने वाला खाने का चीज होता है वो भी तैयार किया जाता है। उसके बाद है बायो रेमिडिएशन है, जैव सुधार, जैव उसको सुधार करता है, किस तरह से सारा पॉइंट हम लोग देखेंगे। और वेस्ट ट्रीटमेंट लिखे, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं,
वेस्ट ट्रीटमेंट में हम लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? अरे वाटर में पढ़े हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी करके पढ़े हैं ना, तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे इसमें कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले ये तो एकदम बीबीआई लगा लो, है ना, कई बार एग्जाम में पूछा है ये क्वेश्चन कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करते हैं। तो ये पॉइंट तुमको लिख के आना है, पॉइंट लिख देना। अगर मान लो 2 नंबर 3 नंबर में पूछता है तो ये पॉइंट लिख के आ जाएगा, और अगर मान लो कि 5 नंबर में पूछ दिया तो सब पॉइंट को क्या करना है, 1-2 लाइन करके आगे डील कर देना है, हो गया यही, तो 5 नंबर का हो जाएगा। तो ये हो, हाँ सारा बताते हैं, अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं। एनर्जी इसमें यूज करेगा ना, जैसे मान लो कि बायोटेक्नोलॉजी के तो कोई ऐसा क्वेश्चन रहा है जो नहीं बताए हैं? चलो, अरे एनर्जी प्रोडक्शन कैसे करते हैं इससे द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके एनर्जी प्रोडक्शन कैसे करेंगे? हैं? अरे बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, जैसे मान लो कोई कोई भी प्रोडक्ट हमको तैयार करना है। अब जैसे कोई फसल ऐसा, क्या अभी हम लिखे हैं यहाँ देखो, रिच प्रोडक्ट क्या करते हैं, तैयार करते हैं। अब रिच प्रोडक्ट तैयार करेंगे तो एनर्जी बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। बोलो जल्दी से, कहीं लिखे हैं देखो यहाँ, इन रिच है ना, न्यूट्रिएंट्स रिच प्रोडक्ट इससे तैयार करते हैं, तो एनर्जी कहाँ से आएगा? नहीं से आएगा। चलो आगे हम लोग लिखते हैं, आगे पॉइंट लिखो, रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। रिसर्च एरिया एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, लिखो, इसका हिंदी लिख लेना, जैव प्रौद्योगिकी के अनुसंधान क्षेत्र, अनुसंधान क्षेत्र। देखो पहला पॉइंट लिखना, लिखो, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट in the form of improved organism, organism कॉमा, ऐसे लिखो, अरे लिखते रहो ना, जनरली माइक्रोब और प्योर एंजाइम, और प्योर एंजाइम। लिखो, सेकेंड पॉइंट लिखो,
क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग for a catalyst to act। तीसरा पॉइंट लिखो। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्यूरिफाई the protein, purify the protein, right? चलो लिखो, हिंदी लिखो। लिखो पहला पॉइंट का हिंदी लिखो। लिखो उन्नत बीजों, लिखो हिंदी। उन्नत बीजों संयुक्त उन्नत बीज, उन्नत जीवों लिखना, बीजों नहीं। उन्नत जीवों, जीवों जैसे, जीवों जैसे सूक्ष्म जीवों का, जैसे सूक्ष्म जीवों का, सूक्ष्म जीवों का, लिखा सूक्ष्म जीवों का शुद्ध एंजाइम के रूप में, शुद्ध एंजाइम के रूप में, के रूप में लिखा, रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण करना, सर्वोत्तम, सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण करना, सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण करना। लिख लिया, सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण करना, लिखा गया। लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखो। लिखो उत्प्रेरक के कार्य हेतु, उत्प्रेरक के कार्य हेतु, उत्प्रेरक के कार्य हेतु, लिखा कार्य हेतु अभियांत्रिकी द्वारा, अभियांत्रिकी द्वारा, उत्प्रेरक के कार्य हेतु अभियांत्रिकी द्वारा, अभियांत्रिकी द्वारा सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना, अभियांत्रिकी द्वारा सर्वोत्तम परिस्थितियों, परिस्थितियों का निर्माण करना।
सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना। लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। लिखो अनुप्रवाह प्रक्रमण, अनुप्रवाह प्रक्रमण, अनुप्रवाह प्रक्रमण, प्रक्रमण तकनीक का प्रोटीन, तकनीक का प्रोटीन, लेगा प्रोटीन या कार्बनिक यौगिक, प्रोटीन या कार्बनिक यौगिक के शुद्धिकरण में उपयोग करना, के शुद्धिकरण में उपयोग करना, लेगा कार्बनिक यौगिक के शुद्धिकरण में उपयोग करना, में उपयोग करना। लिख लिया, उपयोग करना। तो रिसर्च एरिया कहाँ कहाँ है समझ में आ रहा है। रिसर्च एरिया पहला पॉइंट क्या लिखे हैं, देखो पहला पॉइंट लिखे हैं कि अच्छा कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है। शांत रहो, इतना बोलो, आप बताओ। उसी को बोलने दो, चलो बोलो तुम, बोलो क्या बोलिए, फिर तुम बोलो। पहले खड़ा होगी, खड़ा हो, हाँ बोलो आप। कैटलिस्ट कहते हैं। बैठो बैठो। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे अरे सुनो, एंजाइम एक तरह का क्या है, कैटलिस्ट है। एंजाइम जो होता है एक तरह का क्या होता है, कैटलिस्ट होता है। कोई भी रिएक्शन जो होगा उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा, है ना। एंजाइम बढ़ाने का काम करता है। जैसे कोई भी डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, वहां एंजाइम आएगा तो क्या होगा, बढ़ाएगा। तो कैटलिस्ट का काम है कोई भी रिएक्शन को बढ़ाएगा या घटाएगा, तो उसको कैटलिस्ट कहा जाता है। तो ये ज्यादातर कहाँ से निकाला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार किया जाता है। क्योंकि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोटेक्नोलॉजी में कोई भी प्रोडक्ट का क्या करेगा, बनाएगा। तो बनाएगा तो जो कैटलिस्ट होता है ये रिसर्च एरिया है ना। कोई भी माइक्रोब्स के द्वारा इसमें क्या किया जाता है, जो अच्छा से अच्छा समझ लो या बेस्ट क्वालिटी समझ लो, बेस्ट क्वालिटी का जो कैटलिस्ट होगा उसको तैयार करेगा। दूसरी बात है, दूसरी बात है कि जो कैटलिस्ट तैयार करते हैं उसके लिए जो कंडीशन जिस तरह का चाहिए, ऑप्टिमल कंडीशन कल भी बताए थे, तुम्ही लोग को ना बताए थे जी। ऑप्टिमल कंडीशन का मतलब जिस तरह का एनवायरमेंट चाहिए। 11th क्लास में भी आजकल कहीं कहीं बोल देते हैं एंजाइम के बाद, तो वही हमको लगा कि उसमें बताए कि इसमें बताए, भुला जाते हैं। तो ऑप्टिमल कंडीशन का मतलब होता है कि जिस तरह का कंडीशन चाहिए, है ना, जिस तरह का एनवायरमेंट चाहिए उस तरह का एनवायरमेंट जो तैयार करता है, बनाता है, उसको ऑप्टिमल कंडीशन कहते हैं, है ना, समझा। उसके बाद देखो, अरे अल्लाह नहीं करो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखे हैं कि लास्ट में क्या किया जाता है ना, और कल कल ही बताए थे, नहीं कल पिछले क्लास समझ लो, पिछले क्लास में बताए थे कि जब प्रोडक्ट पूर्ण रूप से बन जाता है तो उसको लास्ट स्टेप में डाला जाता है, किसमें, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में डाला जाता है। और उसमें जो भी होता है प्रोडक्ट पूर्ण रूप से तैयार करके उसको प्यूरिफाई करके मार्केट में उसको सप्लाई कर दिया जाता है। तो लास्ट स्टेप वही है कि इसको डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग किया जाता है और उसके द्वारा जो प्यूरिफाइड रहता है उसको क्या किया जाता है, जो प्रोटीन है या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। केवल प्रोटीन तो नहीं ना आता है, बहुत सारा चीज आएगा, तो इसको प्रोटीन लिख दिए या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोल सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको क्या किया जाता है, लास्ट में प्रोडक्ट जो बना तैयार करके उसको प्यूरिफाई करके सप्लाई कर। तो उस एरिया में तो कहाँ कहाँ, एक तो पहला जो माइक्रोब से अच्छा से बेस्ट से क्या होगा, बेस्ट मतलब अच्छा से अच्छा क्वालिटी का कैटलिस्ट तैयार करे वहां होगा। और ऐसा ऑप्टिमल कंडीशन चाहिए, ऐसा एनवायरमेंट चाहिए जिस जहां पर वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में उसका यूज हो सके, वैसा कंडीशन तैयार करेगा। और तीसरा पॉइंट, जब लास्ट प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसको प्यूरिफाइंग करने के लिए, है ना, प्यूरिफाइंग करने के लिए डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग से गुजारना होगा। इस सब एरिया में बायोटेक्नोलॉजी का क्या होता है, रिसर्च किया जाता है।
तो ये था रिसर्च। अगला हम लोग पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ किया जाता है। तो एग्रीकल्चर में अलग अलग जगह किया जाता है, कहाँ कहाँ करते हैं उसके बारे में लिखते हैं। लिखो, हेडिंग देना, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। हेडिंग देना, लिखो बायोटेक्नोलॉजिकल, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, इन एग्रीकल्चर। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी, कृषि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, लिखो, चलो लिख। To increase the food production, चलो। और आज कितना हो गया, आज क्या तारीख है, 17। 13 दिन इधर बचा है, 30 दिन उधर बचा है, कितना हुआ, 33 दिन, 43 हुआ ना। इतना दिन कम से कम शांत होके पढ़ लो ना, अगर बाद जितना हल्ला करना होगा है ना, हल्ला करते रहेगा। इसी पर फिर है बनाने के लिए दिए थे ना, चेक करेंगे पता चलेगा तो। पहला पॉइंट लिखो,
एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। लिखो लिखो। शांत रहो, है ना। हमको देखो, एक पढ़ाते समय अगर हल्ला करता है ना तो हम भी डाइवर्ट हो जाते हैं ना। अब हमको भी लगता है कि हम भी हल्ले करें। तो हल्ला नहीं करो, शांत। जितना देखो तुम ही लोग का घाटा है, जितना हल्ला करेगा। अब तुमको क्या लगता है कि तुम लोग हल्ला करेगा तो हम जो पढ़ाएंगे, पढ़ाते पढ़ाते कहाँ क्या छूटेगा हमको भी पता चलेगा? तुमको कैसे पता चलेगा? नहीं ना पता चलेगा। इसीलिए कह रहे हैं पढ़ो आराम से, हल्ला नहीं करेगा तो बढ़िया से खत्म होगा, हल्ला करेगा तो फिर समझ लो जैसा करनी वैसे भरनी हो जाएगा फिर, है ना। तो इसीलिए हल्ला नहीं करो और शांत से लिखो। चलो इसमें पॉइंट लिखते हैं कुछ, इसमें पॉइंट लिखो। हेडिंग नहीं देना है, नीचे पॉइंट दे करके लिखते जाना है। हेडिंगर नहीं दिए, नीचे सीधे पॉइंट दे करके लिखो। हेडिंगर नहीं देना है, नीचे पॉइंट दे करके लिखो। द ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सीड इन increasing the food production
but it was not sufficient, not sufficient to feed the growing, feed the growing, not sufficient to feed the growing. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, increased yield is partly due to use of improved crop variety. However, its reason are better management, practices and use of agrochemical such as fertilizer and pesticides. लिखा गया? नहीं लिखा है तो आराम से लिखो, लिखा गया है तो आगे लिखो, पॉइंट देकर ही लिखना है। जीन्स ऑफ प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड animals have been changed by, कन्नी साइड हो जाए बता, manipulations therefore these organisms are called modified, ऐसे लिखो, called genetically modified, genetically modified organism, इसको बोलते हैं जीएमओ। और कई बार क्वेश्चन तुमको मिलेगा, क्वेश्चन बैंक बनाता होगा तो जीएमओ प्लांट्स या एनिमल्स ये सब के बारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और जीएम क्रॉप्स, GM crops are
ट्रांसजेनिक क्रॉप्स जेनेटिकली मॉडिफाइड, इसी का ना और करके लिखा हुआ है। कंटेन एंड एक्सप्रेस वन और मोर यूजफुल फॉरेन जीन्स और ट्रांस जीन्स। लिखो आए रह। लिखा गया। अच्छा लिख रहा है, रुको लिखने दो। लिखो तो वहां से लिखे थे, द ग्रीन रिवॉल्यूशन लिखे हैं ना, द ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सीड इन इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन, वहां से लिखे हैं। वहां से हिंदी लिखना है, लिखो हिंदी लिखते हैं। लिखो हरित क्रांति द्वारा, लिखो हरित क्रांति द्वारा, हरित क्रांति द्वारा खाद्य आपूर्ति, हरित क्रांति द्वारा खाद्य आपूर्ति वृद्धि में, खाद्य आपूर्ति वृद्धि में सफलता मिलने के बावजूद भी, सफलता मिलने के बावजूद भी, मानव की बढ़ती जनसंख्या, मानव की बढ़ती जनसंख्या का, मानव की बढ़ती जनसंख्या का, लिखा, जनसंख्या का पेट भर पाना, पेट भर पाना संभव नहीं है, संभव नहीं है, पेट भर पाना संभव नहीं है, लिखा, संभव नहीं है, लिखा गया। लिखो नेक्स्ट पॉइंट का लिखो, लिखो उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, वृद्धि पार्शियली रूप से,
आंशिक रूप से, इंग्लिश में पार्स, आंशिक रूप से, देखा, आंशिक रूप से उन्नत किस्म की फसलों के, उन्नत किस्म की फसलों के उपयोग के कारण, फसलों के उपयोग के कारण, उपयोग के कारण, फसलों के उपयोग के कारण है, जबकि इस वृद्धि में, जबकि इस वृद्धि में, इस वृद्धि में उत्तम, उत्तम प्रबंध, प्रबंध किए, प्रबंध किए और प्रबंध किए और कृषि रसायन जैसे, और कृषि रसायन जैसे, कृषि रसायन जैसे, लिखा, कृषि रसायन जैसे खाद्यों, खाद्यों, अरे खाद, खाद्यों ने लिखो, खाद लिखो, खाद, उर्वरक, उर्वरक भी लिख सकता है, या खाद, ऊ वाला खा और ध, ई वाला नहीं लिखना है। ये खाद का मतलब होता है खाने वाला, ये खाद का मतलब खेत में छिटने वाला। हाँ, खाद या यूरिया भी लिख, यूरिया कहते, खाद या उर्वरक, है ना, उर्वरक तथा पीड़कनाशियों का, तथा पीड़कनाशियों का, पीड़कनाशियों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो ऐसे पौधे, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो ऐसे पौधे, ऐसे पौधे, कौमा जीवाणु, जीवाणु, कौमा फंजाई, फंजाई और, फंजाई और जंतु, जंतु और जंतु जिनके, जिनके जीन, जिनके जीन, अरे जिनके एक में लिखो, जिनके जीन, हाँ जिनके जीन, हाँ जीन हस्त कौशल द्वारा, हस्त कौशल, हस्त कौशल द्वारा परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, कौमा उसे, परिवर्तित किया जाता है, कौमा उसे, लिखा, उसे आनुवंशिकता रूपांतरित जीव कहते हैं, आनुवंशिकता रूपांतरित जीव कहते हैं, आनुवंशिकता रूपांतरित जीव कहते हैं। क्या लिखा, आनुवंशिक रूपांतरित जीव न बोल रहे हैं, जीव कहते हैं, जीव, अब जीव नहीं लिख देना, जीव, वह लिखा, जीव कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो आनुवंशिकता रूपांतरित फसलें, आनुवंशिकता रूपांतरित फसलें जो, आनुवंशिकता रूपांतरित फसलें जो, जो परा उत्पत्ति, जो परा उत्पत्ति, परा उत्पत्ति, लेगा, परा उत्पत्ति मूलक फसलें होता है, अरे ट्रांसजेनिक बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में, है ना, परा उत्पत्ति मूलक फसलें होता है, फसलें होता है
जिसमें जिसमें एक या एक से अधिक जिसमें एक या एक से अधिक लाभदायक वांछित जीन होते हैं, एक या एक से अधिक लाभदायक वांछित जीन होते हैं। लिख लिया? एक या एक से अधिक लाभदायक वांछित जीन होते हैं। लिखा गया? चलो अब देखते हैं, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो यहीं से हम लोग समझते हैं बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर, है ना। अब देखो इसमें लिखे हैं कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कहाँ कहाँ कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखो इसमें लिखे हैं 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन के द्वारा हम लोग फूड प्रोडक्शन में क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कौन कौन है? पहला पॉइंट देखो, पहला क्या लिखे हैं, पहला लिखे हैं एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल का मतलब क्या होता है कि एग्रीकल्चर में जो केमिकल का यूज किया जाता है वही एग्रोकेमिकल होता है। मतलब इसमें कौन सा केमिकल का यूज किया जाता है, तो जो भी हम लोग है ना फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। फर्टिलाइजर का मतलब जो भी खाद का उर्वरक का यूज करते हैं, बहुत सारा उर्वरक आता है, फर्टिलाइजर आता है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, है ना। तो उसके उपयोग से क्या होता है, और बहुत सारा क्या करते हैं, केमिकल का यूज करते हैं, जैसे पेस्टिसाइड हो गया, है ना, पेस्टिसाइड आता है, उसी के अंतर्गत आ जाता है, फंगिसाइड आता है, बहुत सारा उसमें तो उस सब के द्वारा जब यूज करते हैं, जैसे मान लो कि हम लोग खेत में क्या करते हैं, अभी गेहूं बोएगा, तो गेहूं बोने से क्या होगा, हम लोग खाद डालते हैं कि नहीं डालते हैं, खाद डालते हैं। और हम लोग तो ऐसे ना डाल देते हैं, लेकिन जहां पर लोग किसान जहां है ना, जहां सुविधा है वो चीज का, वहां पर मिट्टी को ले जाता है और मिट्टी को ले जाकर के उसको चेक करवाता है कि कोई इसमें कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कुछ ऐसा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि गेहूं को नहीं होने देगा। या फिर ऐसा चेक करता है कि उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स की कमी है, कौन सा खाद हमको उसमें डालना चाहिए। ऐसे सब लोग जानते हैं कि चलो उसमें डीएपी डाल दिए, है ना, पोटाश डाल दिए और बॉय कर दिए। बॉय करने के बाद फिर थोड़ा बड़ा होता है तो सब लोग जानता है कि नाइट्रोजन देंगे तो यूरिया डालेंगे तो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा पौधा, यूरिया छीट दिए, बड़ा हो जाता है। तो ये सब एगो हो गया कि सब दिन से लोग उतने काम करते आ रहे हैं, तो एगो हो गया है कि उतना ये चीज की कमी होगा, ये चीज डालो हो जाएगा। देखेगा गांव सब में, है ना, जो किसान है वो सबको पता चल जाता है कि देख लेगा कि गेहूं लाल हो गया है, किसके वजह से लाल हुआ वो पता चल जाएगा। गेहूं बढ़ क्यों नहीं रहा है उसको पता चल जाता है, इसमें ये चीज डालेंगे। अरे ऐसी को ना एक्सपीरियंस कहते हैं। एक्सपीरियंस हो गया है कि सब दिन वही काम कर रहा है, तो जैसे देख रहा है उस तरह से हो रहा है। पहला बार में तो दिक्कत हुआ होगा, पहला बार अगर मान लो कि दवा लाने गया होगा तो उसको बोला होगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो दवा दीजिए, तो जो दवा देता है वो नाम याद कर लेता है, और जैसे अगला साल मान लो फिर बोएगा, उस तरह का अगर हो जाता है तो वही दवा ला के फिर छिड़ देता है, ठीक हो जाए। तो वो क्या होता है, उसको एक तरह से समझो कि एक्सपीरियंस हो जाता है। तो वही इसमें कर है कि अलग अलग केमिकल सब्सटेंस डाल के या फिर जो भी फर्टिलाइजर है उसका यूज करके कृषि में क्या किया जाता है, उसका बढ़ावा किया जा सकता है, मतलब जो भी प्रोडक्शन होगा उसमें वृद्धि किया जा सकता है। उसके बाद लिखे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जानवे करता है ना, इसमें कंपोस्ट का यूज किया जाता है, वर्मी कंपोस्ट। ऐसे जनरली बायोगैस में बताए हुए थे, जो बायोगैस जैसे तैयार करते हैं उसके बाद जो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है, गोबर सब नहीं बच जाता सड़ा गला हुआ, उसको खेत में डाल करके, मतलब उसमें इतना समझ लो कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में क्या किया जाता है कि फर्टिलाइजर जो भी है, पेस्टिसाइड जो भी है, उसका यूज कहता है नहीं के बराबर नहीं करना चाहिए। मतलब उसमें केवल ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ही यूज, जैसे गोबर वोबर हो गया, घर का कूड़ा कचरा हो गया, वही सब डाल करके करना चाहिए। लेकिन जानवे करता है उस सब से तो ज्यादा वृद्धि होने वाला है नहीं जब तक खाद उद नहीं डालेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है नीचे देखो, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर कर है। अभी देख रहा है, अभी क्या है, अभी गेहूं का फिर से लेते हैं वही चीज, गेहूं बुआई हो रहा है। अब गेहूं बुआई होगा तो हम लोग क्या करते हैं, अब घर का गेहूं कोई बोता है नहीं, सब कोई क्या करता है, खरीद के लाता है, मार्केट से खरीद के लाया बीज और उसको क्या किया, बोया। तो वो जो बीज बनाता है वो बीज कहाँ से आता है, तो उसमें अब ये बताएं 2 तरह के बीज आता है। एक तो आएगा हाइब्रिडाइजेशन वाला।
हाइब्रिडाइजेशन में दो प्रोसेस होता है, एक होता है इमैस्कुलेशन और एक बैगिंग प्रोसेस होता है। उसके द्वारा हाइब्रिड बीज तैयार करता है जो कि एग्रीकल्चर कॉलेज में तैयार किया जाता है। और दूसरा होता है जो जीन के द्वारा, है ना, उसको ट्रांसफर करके बनाता है, जो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में इससे पहले जो भी प्रोसेस पढ़ रहे थे तो उसके द्वारा करता है। तो इसमें जो बीज लाता है तो एक तरह से समझो वो भी क्या है, हाइब्रिड है। तो वही कह रहा है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, मतलब जो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो सीड तैयार किया गया उस सीड का क्या करना, यूज करना, उपयोग करना, उसके द्वारा क्या होगा, फसल अच्छा से अच्छा होगा। इसमें देखो इसका फायदा क्या है, आगे हम लोग इसके बारे में लिखे भी हैं, है ना, जीएम प्लांट्स के बारे में, जेनेटिकली मॉडिफाइड, है ना, क्रॉप बोलते हैं उसको। इसमें क्या किया जाता है ना, बहुत सारा इसका क्या इसमें बहुत सारा कैरेक्टर ऐसा डाल दिया जाता है जिस कैरेक्टर के द्वारा, जैसे मान लो कि ज्यादा ठंडा लग रहा है तो उसमें ऐसा कैरेक्टर डाला रहता है कि ज्यादा वो ठंडा को क्या कर ले, सह सके, है ना, पानी कम से कम यूज कर सके, ऐसा चीज डाला रहता है। ऐसा चीज इसमें डाला रहता है जो इंसेक्ट रेसिस्टेंस होता है, पेस्ट रेसिस्टेंस होता है, मतलब कीड़ा मकोड़ा उस पर नहीं लग सकता है। इस तरह के बहुत सारा इसका, है ना, कैरेक्टर है जो इसको क्या करता है, पैदावार होने में मतलब वृद्धि करने में आगे बढ़ाता है। तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है। इसमें कुछ हम पॉइंट लिखे, देखो इसको पॉइंट को समझते हैं। लिखे द ग्रीन रिवॉल्यूशन, जानवे करता है हरित क्रांति के बारे में, है ना, कितना कब आया था, 1970-80 के दशक में आया था, है 70 में आया था ना। उसमें स्वामीनाथन था, इसका क्या था, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ये क्या हुआ था ना, इसमें इतना, इससे पहले जो था ना 1960 के दशक में, इसमें मतलब हम लोग का है ना भूखमरी आ गया था, पूरा हम लोग का देश में भूखमरी, मतलब इतना अनाज नहीं था कि लोग खा सके, है ना। उस दिन कितना लोग उपवास कर लेता था, दो दिन पर खाता था, कोई कोई पूरे दिन भर में एक बार खाता था, इस तरह का आ गया था सिचुएशन। तो इन्होंने, जो स्वामीनाथन जी थे, इन्होंने ही बाहर से सीड लाया था और बताए भी थे तुम लोग को, सीड लाया था। और उसी टाइम, है ना, गेहूं का, हरित क्रांति का काफी ज्यादा ये हुआ था कि काफी ज्यादा मात्रा में इंक्रीज हुआ था, काफी ज्यादा मात्रा में वृद्धि हुआ था, पैदावार हुआ था, तब जाकर के फिर नॉर्मल कंडीशन आया। लेकिन फिर भी अब जितना ज्यादा वो बढ़ रहा था, इतना ज्यादा क्या हो रहा था, जनसंख्या भी बढ़ रहा है। तो जनसंख्या फिर भी इसको हर एक लोग को खाने पीने का पूर्ति करना मुश्किल था। इसीलिए इसमें क्या किया गया ना, ये जो जेनेटिकली का, इसका बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके इसका उपयोग किया गया, इसका एप्लीकेशन किया गया और काफी ज्यादा पैदावार हो रहा है। अभी देख रहा है, अभी जो भी सीड आ रहा है सब बायोटेक्नोलॉजी वाला आ रहा है। और हम लोग हर एक, है ना, जो भी फसल लगाते हैं सब में पेस्टिसाइड का यूज कर ही लेते हैं, फर्टिलाइजर का यूज कर ही लेते हैं। अब देख रहा है, अब जितना ज्यादा जनसंख्या है, क्या एरिया फिर फैला है, एरिया बढ़ा है, एरिया बढ़ा है, एरिया नहीं बढ़ा, एरिया कम ही गया है। लेकिन उतना ज्यादा हम लोग उपजा लेते हैं कि अब दूसरे जगह, दूसरे देश सप्लाई करने लगता है। नहीं, अब ये मोदी ढेर बेचा है, सप्लाई किया है। अब तुम लोग को राशन कार्ड वाला सबको मिल रहा है गेहूं सब, है, चावल मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा होगा, है ना, बहुत कम जगह मिलता है। इसलिए मिल रहा है ना कि सारा कुछ सप्लाई कर दिया, बेच लिया, अब उसके जगह कुछ कुछ और दूसरा चीज देने लगा है, मतलब किसी तरह से, है, मिलता है ना, कहीं कहीं मिल रहा है। तो चूंकि बहुत ज्यादा इसमें क्या किया ना, ये सप्लाई कर दिया, ये चीज है। तो देखो इसमें वही बात लिखे हैं, इसमें बड़ा है ना। अरे ध्यान दो इधर, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लिखे, देखो इधर, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या किया है, जीन के चेंज करके, है ना, ऐसा मॉडिफाइड कर दिया है, चाहे वो प्लांट है, चाहे बैक्टीरिया है, या फंजा है, या फिर कोई एनिमल है। इसमें क्या किया है, जीन को चेंज करके, है ना, एक नया ऑर्गेनिज्म बना लिया है, जिसको हम लोग कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, मतलब ऐसे पौधा कह सकते हैं, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल को क्या किया है, चेंज कर दिया है ना। चेंज बाय किसके द्वारा, मैनिपुलेशन के द्वारा क्या किया है, चेंज कर दिया है। और चेंज करने के दौरान क्या हुआ कि एक नया तरह का ऑर्गेनिज्म बना लिया है, जिसको क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसी पर बेस्ड क्या है,
प्लांट, चूंकि हम लोग को इसमें ज्यादातर प्लांट्स के बारे में अभी देखना है, एग्रीकल्चर का पढ़ रहे हैं तो इसीलिए इसमें ज्यादा एग्रीकल्चर के बारे में देखना है। तो इसमें प्लांट्स भी बनाया है, इसमें लिखे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जिस तरह से वहां था ना, वहां जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म था। ऑर्गेनिज्म इसलिए था कि सारा कुछ है, बैक्टीरिया भी है, फंजाई भी है, प्लांट्स भी है, एनिमल्स है, तो सारा को एक साथ मिला करके क्या बोल दे, ऑर्गेनिज्म बोल दिए। और यहाँ चूंकि स्पेशल क्या है, क्रॉप्स के बारे में, तो इसीलिए यहाँ लिखे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लिखे, या इसको सिंपल सा, है ना, एग्जाम में जो पूछ देगा ना, कई बार पूछा हुआ है, सीधे दे देगा जीएम प्लांट्स या जीएम क्रॉप्स क्या है। तो जीएम क्रॉप्स क्या है, जो मॉडिफाइड क्या है, क्रॉप्स है, जो जिसको जीन के द्वारा उसको मॉडिफाइड कर दिया गया है, इसी क्रॉप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जीएम क्रॉप्स कहते हैं। इसमें ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होता है विच कंटेन एंड एक्सप्रेस वन और मोर यूजफुल फॉरेन जीन ट्रांसजेन्स। देखो अभी हम क्या बताएं अभी हम क्या बताएं कि ऐसा प्लांट इसमें तैयार कर दिया बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जिसमें बहुत सारा कैरेक्टर है। बहुत सारा कैरेक्टर का मतलब अभी हम बोले कि वो डिजीज रेसिस्टेंस है, वाटर कम से कम वो यूज करता है ना, वो क्या होता है, इंसेक्ट रेसिस्टेंस होता है, पेस्ट रेसिस्टेंस होता है। मतलब इसमें इतना ज्यादा डाले, वही ना लिखे हैं वन और मोर यूजफुल फॉरेन जीन्स, मतलब एक या एक से अधिक दूसरा जीन इसमें ऐड कर दिया है, जिसके कारण ये क्या है, मॉडिफाइड हो गया। इसीलिए इसको हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहते हैं। और जिसके वजह से क्या होता है, देखेगा ना, पहले वाला गेहूं सब में क्या था, पहले वाला, अब तो नहीं है, अब तो सब लगभग खरीद के ही लोग बोता है। पहले वाला में क्या था ना कि उसका जो स्टेम था, गेहूं का जो स्टेम था, वो स्टेम एकदम स्मूथ रहता था। अभी वाला प्लांट्स में देखेगा, हल्का सा उसमें टच करेगा ना तो तुमको लगेगा कि कांटा जैसे निकला हुआ है और तुमको चुभेगा। ये मॉडिफाइड किया है। मॉडिफाइड क्यों किया है, क्योंकि पहले वाला में क्या था कि कीड़ा मकोड़ा ज्यादा लग जाता था। जैसे जो भी कीड़ा मकोड़ा, क्योंकि गेहूं का देखना स्टेम जो होता है ना, कभी चबाया है, कैसा लगता है, मीठा लगता है ना, वो मीठा लगता है। अब वो मीठा लगता है तो समझ लो हम लोग को मीठा लग रहा है, तो कीड़ा मकोड़ा को तो और इंटरेक्ट हो जाता है, वो मीठा लगता है। तो जिसके कारण वो क्या करता था ना कि प्लांट का जो स्टेम होता था उसमें छेद कर दे, और अंदर में पूरा होल रहता है, तो जैसे ही छेद किया वो प्लांट को वहां से तोड़ देता था, मतलब वो प्लांट नहीं रहता था। तो अब क्या किया ना, उसमें मॉडिफाइड करके उसमें कांटा जैसे निकाल दिया, जैसे ही कीड़ा उस पर बैठता है उसको चुभता है, भाग जाता है, अब वो बैठवे नहीं करता है उस पर। तो ये इंसेक्ट रेसिस्टेंस हुआ कि नहीं हुआ, इसी तरह से बनाया है। तो ये इसीलिए इसमें कह रहा है कि एक या एक से अधिक यूजफुल फॉरेन जीन, मतलब दूसरा जीन क्या किया इसमें सेट कर दिया, ऐड कर दिया है, जिसके कारण इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। इसका क्या यूज है, इसका यूज बहुत जगह है, तो उसका यूज हम लोग अब देखते हैं यूज कहाँ कहाँ है। यूज ऑफ, लिखते हैं यूज ऑफ, अभी 5 मिनट है, अभी बहुत है पर हल्ला नहीं करा। लिखो यूज ऑफ जीएम प्लांट्स। देखो यूज ऑफ जीएम प्लांट्स, इसका यूज कहां कहां करते हैं जीएम प्लांट्स का, जल्दी जल्दी लिखो। यूज ऑफ जीएम प्लांट्स, देखो पहला पॉइंट लिखना, इसे डैश दे, ग्रोइंग, ये भाग गया, अच्छा ये भागे तो लिखो ग्रोइंग जीएम क्रॉप्स कैन हेल्प टू reduce the use of chemical pesticides। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, GM crops have made
more tolerant to abiotic stress, cold, drought, salt, heat, etc. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, they have helped to reduce post harvest losses. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, increase efficiency of mineral usage be plant which prevent early exhaustion of fertility of soil. GM plants enhance nutritional value of food. Example, vitamin A in rich rice. राइस में क्या होता है, चावल में विटामिन ए होता है. क्या हुआ, कल हिंदी लिखा देंगे और समझा भी देंगे, इसको पढ़ कर समझा रहने दो. कल इसको लिखा दें, हिंदी भी लिखा देंगे और समझा भी देंगे.